हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9 यूनिट 7। ये हमारी यूनिट जो है 7 स्टार्ट कर रहे हैं आज हम। तो इलास्टिक बिहेवियर, शियर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, पॉइजन रेशियो, इलास्टिक एनर्जी, ये जो टॉपिक है अब ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये डिलीट हो चुके हैं। ये कुछ टॉपिक आप पहले ही ध्यान दीजिए। इलास्टिक बिहेवियर, शियर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और पॉइजन रेशियो एंड इलास्टिक एनर्जी, ये हमारे सिलेबस में अब नहीं है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इलास्टिसिटी से। व्हाट इज़ इलास्टिसिटी? तो इलास्टिसिटी क्या होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट टेंड्स टू रीगेन इट्स ओरिजिनल साइज, शेप और कॉन्फ़िगरेशन व्हेन अप्लाइड फोर्स इज रिमूव्ड इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। मीनिंग क्या है? जब हम किसी भी मटेरियल को के ऊपर फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगाने से क्या हो सकता है? उसके लेंथ में चेंज आ सकता है, उसके साइज़ में चेंज आ सकता है, उसकी शेप चेंज हो सकती है या उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो सकती है। और अगर फोर्स को हटा दें और बॉडी अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रीगेन कर ले तो ऐसी प्रॉपर्टी को बॉडी की बोलते हैं हम क्या? इलास्टिक प्रॉपर्टी। मीनिंग बॉडी जो है अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रीगेन कर ले। अगर कब? अगर उसके ऊपर से हम डिफॉर्मिंग फोर्स को क्या कर दे? रिमूव कर दे। तो ऐसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी। उसके बाद जो है डिफॉर्मिंग फोर्स की बात करते हैं। एक ऐसा फोर्स जब हम किसी बॉडी के ऊपर लगाते हैं और जो उसके अंदर चेंज कर सकता है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन में, उसकी शेप में, उसकी साइज़ में चेंज कर सकता है, ऐसे फोर्स को हम बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स के बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है। अब देखो प्रॉपर्टी हमें डिस्कस करनी है, तो इलास्टिक बॉडी भी हमारे पास है, प्लास्टिक बॉडी भी हमारे पास है। तो पहले आता है परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। परफेक्टली वैसे तो 100% कोई भी चीज़ परफेक्टली प्लास्टिक या इलास्टिक नहीं होती है, लेकिन फिर भी परफेक्टली इलास्टिक बॉडी में हम कुछ बॉडीज़ को कंसीडर करेंगे। तो ए बॉडी विच रीगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन इमीडिएटली एंड कम्प्लीटली, यानी कि एकदम से और कम्प्लीटली जो है क्या करते ही? आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाते ही एकदम से अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को और कम्प्लीटली अपनी पोजीशन को या अपनी कॉन्फ़िगरेशन को रीगेन कर लेती है, ऐसी बॉडी को बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। ऐसे ही हमारे पास है परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। इसके इलास्टिक बॉडी के हमारे पास एग्जाम्पल क्वार्ट्ज, फॉस्फर, ब्रॉन्ज, ये इसके एग्जाम्पल हम कंसीडर कर सकते हैं। और परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी क्या होती है? ए बॉडी विच डू नॉट रीगेन इट्स कॉन्फ़िगरेशन एट ऑल, जो अपनी कॉन्फ़िगरेशन को ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन तरह से गेन नहीं करती है ऑन द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करने के बाद, तो ऐसी बॉडी को हम बोलते हैं प्लास्टिक बॉडी। प्लास्टिक बॉडी के एग्जाम्पल आप कर सकते हो, पुट्टी करते हैं, वॉल पुट्टी या मड जो होता है, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ परफेक्टली इलास्टिक या प्लास्टिक नहीं होती है। ये ध्यान रखना है। कोई भी बॉडी कम्प्लीटली जो है 100% कोई भी प्लास्टिक नहीं है और ना ही वो प्लास्टिक है, ना ही वो इलास्टिक है। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक था जिसमें से डेफिनेशन इम्पोर्टेंट, आप इलास्टिसिटी की डेफिनेशन लर्न कर सकते हो और प्लास्टिक बॉडी क्या होती है ये जो आप लर्न कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है स्ट्रेस क्या होता है? व्हाट इज़ स्ट्रेस? तो बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, स्ट्रेस क्या होता है? तो जब भी हम किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं, मान लो कोई भी बॉडी हमारे पास है, मान लो एक मैंने वायर लिया है और इसको मैंने हैंग कर दिया ऊपर से रिजिड सपोर्ट से, और इसके नीचे कुछ वेट मैंने हैंग किया हुआ है, वेट W। तो वेट हैंग करने से क्या होगा? इसकी लेंथ में चेंज आ सकता है ना, लेंथ में चेंज। और जब हम इसके इधर फोर्स लगाएंगे, इधर या वेट लगाएंगे, तो एक रिस्टोरिंग फोर्स इसके अंदर जनरेट हो जाता है, एफ रिस्टोरिंग, जो कि किसकी अपोजिट डायरेक्शन में होता है? वेट की अपोजिट डायरेक्शन में, या अप्लाइड फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में। जो हमने इसके ऊपर फोर्स लगाया है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स जो है इसके अंदर जनरेट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स या इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। तो स्ट्रेस क्या होता है? अब इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। भी ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है ये यूनिट एरिया के ऊपर जो जब लगता है ऑफ ए डिफॉर्म्ड बॉडी इज नोन एज स्ट्रेस। या हम इसको ये भी लिख सकते हैं एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ ए बॉडी। तो मीनिंग एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग मीनिंग जो उसको डिफॉर्म करने के लिए लगा है, उसकी शेप या साइज़ को चेंज करने के लिए लगा है। और एरिया जो है हम ये जिस एरिया पर हम इस फोर्स को लगाएंगे
तो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया या फिर एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं। और स्ट्रेस एक तरह का प्रेशर है। तो स्ट्रेस अगर इसकी यूनिट निकालनी है हमें, तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो यूनिट क्या बन जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट बन जाएगी, जिसको हम बोलते हैं पास्कल भी बोल सकते हैं इसको हम। तो इस तरह से हम जो है स्ट्रेस को डिफाइन कर सकते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। नेक्स्ट डायमेंशनल फार्मूला हम स्ट्रेस का फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला अगर हमें स्ट्रेस का निकालना है, तो फोर्स का हमारे पास होता है m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2, और एरिया का होता है l की पावर 2। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, l की पावर -1 हो जाएगा। तो ये हमारा डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा स्ट्रेस का। आप करते हैं टाइप ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस के कई तरह के स्ट्रेस होते हैं, डिपेंड करता है कि फोर्स को किस तरीके से लगाया गया और किस तरह का चेंज जो है बॉडी के अंदर आ रहा है। तो नॉर्मल स्ट्रेस सबसे पहले है, नाम से पता लग रहा है नॉर्मल, यानी कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगा होगा। तो व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट्स नॉर्मली ओवर एन एरिया ऑफ ए बॉडी, जब किसी बॉडी के कुछ एरिया पर, अगर मैं मान लो वही वायर का केस लेता हूँ, वायर को हैंग करते हैं और इसके ऊपर जो फोर्स लगा है वो कैसे लगा है, इसका जो क्रॉस सेक्शन है इसके साथ नॉर्मली लगा है 90 डिग्री पर। ये जो फोर्स लगा ये कैसे लगा हुआ है, क्रॉस सेक्शन के साथ 90 डिग्री पर। तब हम जो है फोर्स को कैसे, स्ट्रेस को क्या बोलेंगे, नॉर्मल स्ट्रेस। यानी कि डिफॉर्मिंग फोर्स अगर बॉडी के ऊपर कैसे लगता है, नॉर्मली, और उसके एरिया के ऊपर, यानी कि डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू द सरफेस, क्या कह सकते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू द सरफेस, पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू द सरफेस जो है उसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल स्ट्रेस बोलते हैं इसको हम। तो नॉर्मल स्ट्रेस के टाइप हमारे पास है, बेसिकली इसके 2 टाइप हम यहाँ पर करेंगे। तीसरा टाइप हम जो है शियर स्ट्रेस में करेंगे, बल्क स्ट्रेस के अंदर करते हैं इसका। तो टेंसाइल स्ट्रेस जो होती है, टेंसाइल स्ट्रेस का एक नॉर्मल स्ट्रेस का एग्जांपल है टेंसाइल स्ट्रेस। तो टेंसाइल स्ट्रेस, इफ़ देयर इज इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ ए बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मीनिंग अगर स्ट्रेस लगाने से बॉडी के अंदर जो है क्या हो जाता है, उसकी लेंथ बढ़ जाती है, किसके अलोंग, जिस डायरेक्शन में डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया हुआ उसी डायरेक्शन में क्या हो जाती है, उसकी लेंथ बढ़ जाती है। तो मान लो ये फोर्स लगाने से इसकी लेंथ जो है इंक्रीज हो जाती है, सपोज करो ये लेंथ बढ़ जाती है इसकी, और फोर्स भी इसी साइड लगा हुआ है, डिफॉर्मिंग फोर्स, और लेंथ में भी जो इंक्रीमेंट हो रहा है, ये मान लो डेल्टा एल इंक्रीमेंट हो गया लेंथ में, तो ये भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है। तब ऐसी स्ट्रेस को हम बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। फिर आता है हमारे पास कंप्रेसिव स्ट्रेस। मीनिंग क्या है, अगर स्ट्रेस लगाने से, मान लो मैं किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट मेरे पास है और मैं इसके दोनों क्रॉस सेक्शन के एंड से इस तरह से फोर्स लगाता हूँ अंदर की तरफ, तो हो सकता है इसकी लेंथ में क्या आ जाए, लेंथ चेंज हो जाए, डिक्रीज हो जाए। तो इस तरह से अगर हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं कि बॉडी की लेंथ जो है वो डिक्रीज हो जाए, तो ऐसी स्ट्रेस को बोलते हैं हम कंप्रेसिव स्ट्रेस। नेक्स्ट आता है हमारे पास शियर स्ट्रेस। क्या होता है, अब शियर स्ट्रेस क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है शियर स्ट्रेस। व्हेन अप्लाइड फोर्स एक्टिंग टेंजेंशियली टू द सरफेस ऑफ ए बॉडी, मीनिंग फोर्स कैसे लगा, टेंजेंशियली लगा हुआ है किसी बॉडी के सरफेस पर, प्रोड्यूसेज ए चेंज इन द शेप ऑफ द बॉडी विदाउट एनी चेंज इन वॉल्यूम। फिर स्ट्रेस लगाने से अगर बॉडी की शेप चेंज हो जाए बिना वॉल्यूम चेंज हुए, ध्यान रखना क्या चेंज नहीं होना चाहिए, उसका वॉल्यूम उसका चेंज नहीं होना चाहिए, बट उसकी शेप क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तो किस में चेंज आ जाए, चेंज इन शेप, शेप में चेंज आ जाए, उसकी शेप चेंज हो जाए, तब हम बोलते हैं स्ट्रेस जो लगा हुआ कैसा लगा हुआ है, टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें, ये अगर हम कोई भी सरफेस लेते हैं, मान लो ऐसे कोई सरफेस लेते हैं, एक सरफेस इसका नीचे वाला सरफेस मान लो फिक्स्ड है, नीचे वाला सरफेस क्या है, ये वाला सरफेस जो है ये फिक्स कर देते हैं, फिक्स इसको, ये फिक्स सरफेस, मान लो कोई भी क्यूबिकल ज्योमेट्री है, और इस फिक्स सरफेस के बिल्कुल ऊपर वाला जो सरफेस है इसके ऊपर हम एक फोर्स लगाते हैं टेंजेंट टू द सरफेस, इस तरह से टेंजेंशियल फोर्स लगाते हैं। और जब इस सरफेस पर हम फोर्स लगाएंगे
तो मैं सिर्फ फ्रंट का पार्ट दिखाता हूँ इसका। तो ये वाला जो एंड है ये डिस्प्लेस होकर यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से, यानी कि कुछ डिस्प्लेसमेंट हो गया है, शेप चेंज हो गई है और यहाँ पे कुछ एंगल क्रिएट हो जाएगा, यानी कि ट्विस्ट क्रिएट हो जाएगा। तो अब देखो शेप में क्या आ गया, थोड़ा सा चेंज आ गया ना शेप में, एंगुलर चेंज आ गया शेप के अंदर। तो इस तरह के इसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया, तो इस तरह की स्ट्रेस को बोलते हैं हम क्या, फोर्स पर यूनिट एरिया। ये भी टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया, जिसकी वजह से शेप में क्या आ जाए, चेंज। तो ऐसे स्ट्रेस को बोलते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है हाइड्रोलिक स्ट्रेस, और इसको वॉल्यूम स्ट्रेस भी कह सकते हैं हम। तो नॉर्मल स्ट्रेस का ये एक तरह से नॉर्मल स्ट्रेस का टाइप है। तो व्हेन ए बॉडी अंडरगोज ए चेंज इन वॉल्यूम, जब किसी बॉडी के वॉल्यूम में चेंज हो जाए विदाउट एनी चेंज इन इट्स ज्योमेट्रिकल शेप, उसकी ज्योमेट्रिकल शेप में चेंज ना होकर के किस में चेंज हो जाए, उसके वॉल्यूम में चेंज हो जाए। कब, व्हेन ऑन अप्लाइंग द फोर्स परपेंडिकुलर टू एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी। अब देखो फोर्स परपेंडिकुलर फोर्स लगा हुआ है। मान लो कोई भी बॉल लेते हैं हम, टेनिस बॉल है या कोई अनदर बॉल है, स्फेरिकल है, जब इसको हम किसी लिक्विड में प्लेस करते हैं तो लिक्विड हर तरफ से क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। तो लिक्विड के मॉलिक्यूल इसके ऊपर हर तरफ से फोर्स लगाएंगे, और फोर्स कैसे लगेगा, नॉर्मल टू द सरफेस लगेगा। कैसे लगेगा फोर्स, नॉर्मल टू द सरफेस, हर एक डायरेक्शन से फोर्स लगेगा इक्वल अमाउंट में। तो अगर इक्वल अमाउंट में फोर्स लगता है हर एक डायरेक्शन से, तो इसकी जो शेप है वो तो चेंज नहीं होगी क्योंकि हर एक डायरेक्शन से फोर्स लगा हुआ है, लेकिन इसका वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ऐसी स्ट्रेस जिसकी वजह से किसी बॉडी का वॉल्यूम क्या हो जाए, डिक्रीज विदाउट चेंजिंग इट्स ज्योमेट्रिकल शेप, तो ऐसे स्ट्रेस को बोलते हैं हाइड्रोलिक स्ट्रेस या वॉल्यूम स्ट्रेस। नेक्स्ट आता है हमारे पास, देखो अब स्ट्रेस जब हमने अप्लाई किया कुछ ना कुछ चेंज आया है, तो अगर कुछ ना कुछ चेंज आया, कहीं पर लेंथ चेंज हुई है, कहीं पर हमारा जो है एंगुलर चेंज आया है, यानी कि शेप चेंज हो गया, और कहीं पर वॉल्यूम चेंज हो गया, तो उसके बेस पर हमारे पास स्ट्रेन होती है। स्ट्रेन जो है वो स्ट्रेस पर डिपेंड करती है। तो रेशियो ऑफ चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन टू ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन इज़ कॉल्ड स्ट्रेन, यानी कि कितना चेंज आया स्ट्रेस लगाने से, कितना क्या चेंज आया और उसका ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन कैसा था, दोनों के रेशियो को हम बोलते हैं क्या, स्ट्रेन। तो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन डिवाइड बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। तो टाइप है इसके, सबसे पहले हमारे पास आता है स्ट्रेन के भी स्ट्रेस की तरह 3 टाइप होंगे। अब सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगी, अब देखो जब हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस हमने अप्लाई किया, फोर्स लगाया नॉर्मल टू द सरफेस, तो इसकी लेंथ में कुछ चेंज आ गया। मान लो डेल्टा एल चेंज आ गया लेंथ में, पहले इसकी लेंथ एल थी, अब कितनी हो गई है, एल प्लस डेल्टा एल हो गई है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या आएगा, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ। डेल्टा एल क्या हो गया, चेंज इन लेंथ, और एल क्या हो गया, ओरिजिनल लेंथ। तो इन दोनों के रेशियो को बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती, कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं है। अगर यूनिट की बात करें, यूनिट, तो इसकी नो यूनिट नहीं है इसकी, और यूनिट नहीं है तो डायमेंशनल फार्मूला भी इसका नहीं है, डायमेंशन लेस है ये क्या, डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी, इसका कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है। ऐसे ही है वॉल्यूम स्ट्रेन। तो वॉल्यूम स्ट्रेन में क्या हुआ, वॉल्यूम में चेंज आया, मान लो वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है तो माइनस लगा देंगे, डिवाइड बाई ओरिजिनल वॉल्यूम। तो दोनों के रेशियो को क्या बोलते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ऐसे ही हमारे पास होती है शियर स्ट्रेन। अब देखो शियर स्ट्रेन जो आएगी, शियर स्ट्रेन भी हमारे पास सेम वैसे ही उसी मैनर में जैसे हमने शियर स्ट्रेस अप्लाई किया था। इट इज़ द डिफाइंड एज द एंगल इन रेडियन थ्रू विच ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द फिक्स्ड सरफेस ऑफ द क्यूबिकल बॉडी गेट टर्न्ड अंडर द इफेक्ट ऑफ टेंजेंशियल फोर्स। देखो मैंने आपको ये अभी स्ट्रेस में करवाया था। अगर हम क्यूब का फ्रंट सरफेस देखें, नीचे वाला सरफेस उसका फिक्स है, ये वाला सरफेस क्या फिक्स, और इस सरफेस पे टेंजेंशियल फोर्स लगाते हैं। फोर्स लगाने से क्या आएगा, ऊपर वाला सरफेस थोड़ा डिस्प्लेस हो जाएगा, ये जो फिक्स्ड सरफेस के बिल्कुल पैरेलल सरफेस है वो थोड़ा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। मान लो ये डेल्टा एल डिस्प्लेस हो जाता है, और इन दोनों फिक्स्ड सरफेस और ये जो ऊपर वाला सरफेस जिस पर हम टेंजेंशियल फोर्स लगाते हैं, मान लो दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये एल है। तो यानी कि शिफ्टिंग हो गई है सरफेस में, शेप चेंज हो गई है। तो स्ट्रेन क्या आएगा फिर, स्ट्रेन को हम डिनोट करेंगे
शियर स्ट्रेन को इस एंगल से डिनोट करेंगे थीटा से और थीटा को रेडियन में लेके चलेंगे तो ये रेशियो हो गया है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सरफेस ऑन विच टेंजेंशियल फोर्स इज एक्टिंग एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस सरफेस। जिस सरफेस पर क्या लगाया है टेंजेंशियल फोर्स, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड सरफेस, फिक्स्ड सरफेस से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इन दोनों के रेशियो को हम बोलते हैं क्या थीटा। थीटा क्या है शियर एंगल है और इसको स्ट्रेन बोलते हैं शियर स्ट्रेन। ठीक है, तो ये हमारे पास तीन तरह की स्ट्रेन हमारे पास इसके बेस पर हमने डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है इलास्टिक मॉडुलस। इलास्टिक मॉडुलस, अब देखो इलास्टिक मॉडुलस की जब बात करेंगे हम तो इलास्टिक मॉडुलस जो होता है ये रेशियो होता है स्ट्रेस और स्ट्रेन का। क्या होता है रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन। किस तरह की स्ट्रेस अप्लाई की है उसी के ऊपर डिपेंड करता है हमारा इलास्टिक मॉडुलस। बेसिकली इसको ई से लिखेंगे हम तो ये आ जाएगा स्ट्रेस अप्लाई डिवाइड बाय स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड। तो यूनिट अगर देखें इसकी हम यूनिट एसआई यूनिट की बात करें तो स्ट्रेस की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर। डायमेंशनल फार्मूला क्या आएगा m की पावर 1 l की पावर -1 t की पावर -2। मीनिंग जो स्ट्रेस का डायमेंशनल फार्मूला है वही डायमेंशनल फार्मूला किसका आएगा हमारा इलास्टिक मॉडुलस के लिए आएगा। तो इलास्टिक मॉडुलस क्या हो गया फिर इट इज़ द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो है उसको बोलते हैं इलास्टिक मॉडुलस। बेसिकली इसको ई से लिखते हैं। तो तीन तरह का मॉडुलस होता है स्ट्रेस और स्ट्रेन के ऊपर डिपेंड करता है टाइप ऑफ इलास्टिक मॉडुलस। कितनी तरह का हो गया इलास्टिक मॉडुलस। सबसे पहले हमारे पास आया यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वाई से लिखेंगे यंग मॉडुलस को। तो यंग मॉडुलस होता है, अब देखो किस तरह का स्ट्रेस अप्लाई किया और उसी तरह का स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। तो नॉर्मल जो हमारा क्या आएगा स्ट्रेस और जो लॉन्गिट्यूडनल जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, ठीक है, इन दोनों के रेशियो को हम बोलते हैं यंग मॉडुलस। तो मीनिंग यंग मॉडुलस का अगर फॉर्मूला लिखे नॉर्मल स्ट्रेस हमने फोर्स अपॉन एरिया ये अप्लाई किया हुआ है और ये हमारे पास है डेल्टा एल बाई एल। तो यंग मॉडुलस की वैल्यू जो आएगी एफ डिवाइड बाई ए डेल्टा एल डिवाइड में और एल ऊपर। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम कुछ न्यूमेरिकल भी सोल्व करेंगे। सेकंड हमारे पास है यंग मॉडुलस के बाद हम करते हैं शियर मॉडुलस। अब शियर मॉडुलस जो है वो सिलेबस से डिलीट हो चुका है। तो शियर मॉडुलस की हम सिर्फ डेफिनेशन कर लेते हैं, इसको हम जी से लिख सकते हैं शियर मॉडुलस को। तो शियर मॉडुलस जो आएगा ये हमारी जो शियर स्ट्रेस होगी, शियर स्ट्रेस अगर उसको डिवाइड कर देते हैं हम किससे शियर स्ट्रेन से। ऐसे ही हमारे पास थर्ड वन जो है बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस भी होता है। तो बल्क मॉडुलस को कैपिटल बी से लिख सकते हैं हम बल्क मॉडुलस। तो बल्क मॉडुलस देखो अब कौन सी स्ट्रेन हमने अप्लाई की है, कौन सी स्ट्रेस हमने अप्लाई किया और कौन सी स्ट्रेन यहाँ पर प्रोड्यूस हो गई है। तो बल्क स्ट्रेस कह सकते हैं हम इसको या वॉल्यूम स्ट्रेस भी बोल सकते हैं। वॉल्यूम स्ट्रेन या बल्क स्ट्रेन भी कह सकते हैं इसको। अब देखो स्ट्रेस तो वही था फोर्स अपॉन एरिया और स्ट्रेन हमारा आ गया था चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम। नेगेटिव साइन इसलिए लगाते हैं कि वॉल्यूम क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। तो इन फॉर्मूलों का यूज़ करके आप न्यूमेरिकल सोल्व करोगे। एनसीईआरटी बुक में जितने भी न्यूमेरिकल हमारे गिवन है, चाहे वो यंग मॉडुलस से रिलेटेड हो चाहे वो बल्क मॉडुलस से रिलेटेड हो, तो आप ये न्यूमेरिकल सोल्व करोगे और जो आपकी प्रॉब्लम होगी वो मेरे से शेयर करोगे ताकि मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना सकूं। थैंक यू वेरी मच।